गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर ज्योति आचार्य। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन या समन्वय। इस शब्द के बारे में आपने सुन ही रखा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम इसका डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। जब भी प्रभावशाली प्रबंध करना होता है या संस्था की विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य बिठाना होता है तो समन्वय होना बहुत ही आवश्यक होता है। समन्वय के अभाव में एक कार्य की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने वाले लोगों के प्रयास भी व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन समन्वय जो है वो अपने आप से नहीं हो जाता, स्वतः नहीं हो जाता है। समन्वय तो करना पड़ता है और विशेषकर व्यक्तियों के संगठन में समन्वय करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक संगठन में समन्वय का कार्य ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक के कार्यों की भांति होता है। जिस प्रकार एक ऑर्केस्ट्रा का निर्देशक आवश्यक निर्देश देकर संगीत की एक लय उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार संस्था का प्रबंधक भी अपने कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देकर कर्मचारियों के कार्यों में इस प्रकार समरूपता लाने का प्रयास करता है जिससे कि संस्था के सामान्य उद्देश्यों को भली प्रकार प्राप्त किया जा सके। वर्तमान युग में सभी कार्यों में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य को अनेक विशेषज्ञ व्यक्तियों के बीच विभाजित कर दिया जाता है। फलतः विभिन्न साधनों एवं मानवीय प्रयासों में समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न होती है। तभी प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो पाता है। कुछ प्रमुख विद्वानों ने समन्वय के बारे में कई परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हम यहाँ हेनरी फेयोल की परिभाषा ले रहे हैं। एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में समरूपता लाना ही समन्वय है। ये परिभाषा किसने दी है? हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट इज टू harmonize all the activities of a concern in order to facilitate working and its success, according to हेनरी फेयोल। कूंज ओडोनेल ने भी डेफिनेशन दी है। समन्वय प्रबंध का सार तत्व है जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में एक रूपता लाने के लिए किया जाता है। According to Kunz and O'Donnell, coordination is the essence of management for the achievement of harmony of individual efforts toward the accomplishment of group goals, according to Kunz and O'Donnell। अब हम यहाँ लेते हैं थोड़ा सा समन्वय और सहकारिता क्या होती है। जो दोनों शब्द जो हैं वो एक जैसे दिखते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो ध्यान देने वाली बात है कि समन्वय एवं सहकारिता में भारी अंतर विद्यमान है। सहकारिता मनुष्यों को एक दूसरे की सहायता करने की भावना से संबंधित है। विस्तृत रूप से यह एक व्यक्ति के समूह के प्रति आचरण का परिणाम है। हम एक उदाहरण लेते हैं। कुछ व्यक्ति मिलकर एक भारी मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को इच्छुक है तथा एक दूसरे को सहयोग भी देते हैं, किंतु उनकी कार्य करने की इच्छा और सहयोग की भावना का महत्व तब तक नहीं होगा जब तक कि कोई एक नेता इशारा नहीं करता है जिससे कि वे अपनी शक्ति की सही मात्रा सही तरह से सही दिशा में लगा सकें। इससे स्पष्ट होता है कि केवल सहयोग की भावना होने से ही समन्वय नहीं हो जाता है। सहकारिता सामान्यतः प्रभावहीन होगी, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहेगी, चाहे सहकारिता करने वालों का कुछ भी प्रयोजन क्यों न हो, जब तक कि समन्वय न हो जाए। इस प्रकार सहकारिता एवं समन्वय के बीच कुछ आधारभूत अंतर है और इन दोनों के बीच में अंतर को हम कुछ अंतर के आधार से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे सहकारिता जो होती है उसका अर्थ है आपसी सहयोग की भावना
और समन्वय का अर्थ है कि किसी संस्था के सदस्यों के प्रयासों में एक रूपता एवं क्रमबद्धता स्थापित करना। सहकारिता स्वैच्छिक है और समन्वय को प्रबंधक को स्थापित करना पड़ता है। सहकारिता भावना प्रधान एवं अतर्कयुक्त कार्य है और समन्वय विवेक प्रधान कार्य है। सहकारिता सहयोग स्वाभाविक एवं प्राकृतिक है और समन्वय प्रबंधक द्वारा जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास है। सहयोग का महत्व आपसी हितों पर निर्भर सहकारिता का महत्व आपसी हितों पर निर्भर करता है, जबकि समन्वय प्रबंध का सार एवं आत्मा है। आपसी हितों की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए सहकारिता अपनाई जाती है और श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। सहकारिता में समन्वय सम्मिलित नहीं है, लेकिन समन्वय में सहकारिता सम्मिलित है। सहकारिता संगठन का एक रूप है और समन्वय संगठन की सफलता का तत्व इस प्रकार समन्वय और सहकारिता में अंतर किया जा सकता है। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, समन्वय प्रबंध का सार। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसे स्पष्ट करने के लिए हम डिटेल में अध्ययन करेंगे और विस्तृत रूप से अध्ययन करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि समन्वय किस तरह से प्रबंध का सार है। हेनरी फेयोल, उर्विक, लूथर गुलिक जैसे कई प्रबंध शास्त्रियों ने समन्वय को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य माना है, किंतु अधिक व्यावहारिक यही प्रतीत होता है कि समन्वय प्रबंध का कार्य ही नहीं बल्कि प्रबंध का सार या निचोड़ है। कूंज तथा ओडोनेल ने समन्वय को प्रबंधकीय कार्यों का सार एवं आत्मा माना है, जबकि टेरी ने कहा है समन्वय को प्रबंध का कार्य मानना गलत है। तो समन्वय को न्यूमैन कहते हैं कि समन्वय कोई पृथक कार्य नहीं है बल्कि प्रबंध के सभी स्तरों का एक भाग है। तो इस प्रकार समन्वय को एक सार रूप में स्पष्ट करते हैं सभी प्रबंध शास्त्री। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध कार्यों में समन्वय रचा बसा होता है, तभी प्रबंध सफल होता है। प्रबंध के प्रत्येक कार्य में समन्वय की सरिता किस तरह से बहती है, इसे हम आपस में जो इनका संबंध है प्रबंध के कार्यों का समन्वय के साथ, उसके साथ अध्ययन करके स्पष्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं, नियोजन एवं समन्वय में क्या आपस में संबंध होता है। प्रत्येक प्रबंधक नियोजन कार्य से ही समन्वय करना प्रारंभ कर देता है। वह प्रभावी नियोजन करने के लिए सभी विभागों उप विभागों के नियोजन का संस्था के संपूर्ण नियोजन के बीच समन्वय करने का प्रयास करता है। इन सभी की योजनाओं में एक रूपता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। प्रबंधक सभी विभागों उप विभागों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की समस्याओं, इच्छाओं एवं उनके समाधान के विकल्पों के संबंध में विचार विमर्श करता है। इस प्रकार प्रत्येक प्रबंधक नियोजन कार्य से ही प्रभावी समन्वय स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। सेकंड पॉइंट आता है संगठन एवं समन्वय। समन्वय को संगठन का आवश्यक सिद्धांत माना जाता है। संगठन की स्थापना से संचालन तक की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रबंधक को समन्वय करना ही पड़ता है। अतः संगठन के निर्माण में कार्यों का विभाजन अनिवार्य होता है और जहां भी कार्य विभाजन किया जाता है वहीं समन्वय आवश्यक हो जाता है। बर्नार्ड ने संगठन में समन्वय की महत्ता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि किसी भी संगठन के जीवित रहने के लिए समन्वय एक महत्वपूर्ण तत्व है। और उर्विक ने यहाँ तक लिखा है कि संगठन का उद्देश्य ही समन्वय करना है। तो इस प्रकार संगठन में बहुत ही
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात आती है नियुक्ति एवं समन्वय में समन्वय का क्या क्या भूमिका रहती है। तो प्रबंधक को समन्वय तब भी करना पड़ता है जब वह कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी सभी कार्यों को संपन्न करता है। उसे कर्मचारियों की आवश्यकता एवं योग्यताओं का निर्धारण करने, उनकी भर्ती करने, उनका चयन करने, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, उनका मूल्यांकन करने एवं पारिश्रमिक निर्धारित करने, पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण, नीति निर्धारण करने इत्यादि सभी में समन्वय करना पड़ता है। ऐसा करने पर ही सही स्थान पर सही व्यक्ति को लगाया जा सकता है। इसी से सभी कर्मचारियों के कार्यों में समन्वय आसानी से किया जा सकता है तथा सभी का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रबंध का मुख्य कार्य जो होता है निर्देशन में समन्वय कैसे भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका, वो हम देखते हैं। निर्देशन कार्य में भी समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निर्देशन में अभिप्रेरण, नेतृत्व, मनोबल निर्माण, पर्यवेक्षण, संप्रेषण आदि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने हेतु उनकी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु समन्वय करना पड़ता है। अभिप्रेरण की सकारात्मक एवं नकारात्मक विधियों तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक हितों के बीच पर्याप्त समन्वय स्थापित करके ही प्रभावी अभिप्रेरण व्यवस्था की जा सकती है। अतः प्रत्येक नेतृत्वकर्ता या प्रबंधक अपने अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करने एवं इच्छित कार्य करवाने हेतु नेतृत्व की विभिन्न शैलियों में संतुलन एवं समन्वय स्थापित करता है। अतः स्पष्ट है कि निर्देशन कार्य एवं समन्वय एक दूसरे से अभिन्न है। अब लेते हैं हम नियंत्रण एवं समन्वय में कितना समन्वय जो है नियंत्रण में क्या भूमिका निभाता है। नियंत्रण प्रबंधक का वह कार्य है जिसमें वास्तविक कार्य परिणामों की निर्धारित लक्ष्यों से तुलना की जाती है। तत्पश्चात उनमें कोई अंतर रहता है तो सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं तथा वास्तविक परिणामों एवं निर्धारित लक्ष्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रबंधक को प्रत्येक विभाग, उप विभाग एवं कर्मचारी के कार्यों में समन्वय भी बनाए रखना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि प्रबंध के प्रत्येक कार्य में समन्वय अंतर्निहित है। समन्वय के अभाव में प्रबंध के कार्य अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाते हैं। समन्वय के कारण ही प्रबंध के कार्य प्रबंध प्रक्रिया का स्वरूप प्राप्त कर पाते हैं। समन्वय के अभाव में सभी कार्य अलग अलग होते हैं जिनसे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जिस प्रकार कार के सभी पुर्जे खरीद लेने से कार नहीं बन जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रबंध के कार्य करने से प्रबंध नहीं हो जाता है। कार के पुर्जों का सही संयोजन करने से कार का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध कार्यों का सही समन्वय होने पर ही प्रबंध कार्यों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो पाते हैं। अतः समन्वय प्रबंध का सार है या आत्मा है। यह आत्मा प्रबंध में रची बसी होनी चाहिए। तो समन्वय प्रबंध का सार है वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।